हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो पहले पार्ट में पढ़े थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। तो पिछला टॉपिक हम लोग लास्ट टॉपिक था केंद्रक की खोज। इसमें पढ़ लें हम लोग किसके द्वारा किए गए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। लोग पढ़े थे कि जो पादप कोशिका होती है उसका आकार बहुभुजाकार होता है। और जो जंतु कोशिका होती है वो समानता गोलाकार होता है या फिर आयताकार होता है। तो इसमें पढ़े थे बीच में क्या होता था? केंद्रक। तो लोग इसकी पढ़ लिए थे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। पढ़े थे कि 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज किया गया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि जो मेरा अगला मेन टॉपिक है वो क्या है आखिर। तो हम लोग पढ़ लिए थे किसके बारे में। अब आगे चलते हैं। कोशिका का आकृति हो गया, कैसी होती है। हम लोग का मेन टॉपिक है कोशिका सिद्धांत। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी, क्या कहेंगे? सेल थ्योरी। देखिए कोशिका सिद्धांत दिए थे 1838 ईस्वी और 1839 में। ये दो व्यक्ति थे जिसका नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन थे जो एक वनस्पति शास्त्र थे। वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे के लिए जानकारी इकट्ठा करता है, जानकार थे। और ये स्वान थे, ये जंतु विशेषज्ञ थे। यही दोनों मिल करके क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने। पूछा जाए कब दिया? तो 1838 1839 में। अब ये सेल थ्योरी दी थी, इसमें कहना क्या था इन दोनों का? इनका पहला पॉइंट था कि जो कोशिका होती है, कोशिका जीवों का मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार है, मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है। जो जीव का शरीर बना है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से ही मिलकर के बना है। इनका पहला कथन था। दूसरा कथन का था कि सभी कोशिका का अपना अपना अलग अलग आकार होता है। सभी कोशिका का आकार तथा आकार को रचना भी कर सकते हैं। आकार तथा कार्य अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका कहना था स्लाइडेन और स्वान का। किसमें? कोशिका सिद्धांत में। कि जीवों जो मूलभूत इकाई वो क्या होती है? कोशिका। और सभी कोशिका का आकार और कार्य सबका अपना अलग अलग होता है। पिछले बताए थे, सब कुछ अंग लिए थे, उसका एग्जाम्पल में देकर बताए थे। लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात थी ये बात नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। नई कोशिका के उत्पत्ति के बारे में ये बात को बता नहीं पाए थे। नई कोशिका की उत्पत्ति के बारे में यह बता नहीं पाए। ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। तो फिर एक और आते हैं वैज्ञानिक जिसका नाम होता है, बहुत से किताब में अलग नाम दिया जाता है लेकिन इनका नाम बिरचाऊ है। फिर कहीं बिरचो भी दिया जाता है। नाम था बिरचाऊ, जो 1855 में एक बात बताए थे।
कितना ईस्वी? 1855। उनका कहना था कि नई कोशिका की उत्पत्ति, ये कहे थे, नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिका से होती है, पुरानी कोशिका से होती है। किनका कहना था? तो बिरचाऊ का। तो ये था मेरा सेल थ्योरी जो दिया गया था किसके द्वारा? स्लाइडेन और स्वान। 1838-1839 में स्लाइडेन वनस्पति थे, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटिश थे, ये जर्मनी के थे और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। यह कहना था कि कोशिका जीवों की मूलभूत इकाई होती है। सभी कोशिका का आकार और कार्य अपना अलग अलग होता है, लेकिन मेन बात था ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है। तो ये कहे थे कि पुरानी कोशिका जो मरती है उसी से नई कोशिका का निर्माण होता है, बताए थे बिरचाऊ ने 1855 ईस्वी। ये था मेरा कोशिका सिद्धांत। अब आगे की ओर चलते हैं। अब पढ़ते हैं कोशिका संरचना के बारे में। कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना मतलब कोशिका कैसे हुई। देखिए, जब बात है 1931 में या 1932 से 2 वर्षों के अंतराल में एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग आविष्कार हुआ। किसका? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसके आविष्कार करने वाले थे नॉल और रुस्का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? नॉल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया। जब इन्होंने आविष्कार किया तो 1940 में क्या किया गया कि कोशिका को बहुत डिटेल से देखा गया। 1940 ईस्वी में कोशिका का बहुत गहन अध्ययन किया गया। कोशिका का गहन अध्ययन किया गया। तो देखा गया कि सेल 3 भागों में मुख्यतः बटे हैं। एक का जो पहला का नाम दिया गया वो था कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। एक का नाम देखा गया तो दिखा जीव द्रव। जीव द्रव से कोशिका द्रव यहाँ पे कहते हैं कोशिका द्रव। एक और देखा गया तो था केंद्रक। जब गहन से देखा गया तो देखा गया इसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव है और केंद्रक है। हम बताए थे कि जो केंद्रक और कोशिका ये जो भाग है ये क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये है केंद्रक। इसके बीच का जो द्रव है वो क्या हो गया? केंद्रक द्रव। इसके बीच का भाग क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव। ये 3 चीज़ देखा गया। तो हम बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है, केंद्रक कोशिका द्रव क्या होता है और केंद्रक क्या होता है।
तो जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसमें गुण है किसी चीज़ को 10 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, 10 लाख गुना तक के बड़ा करके किसी चीज़ को दिखाता था। तो यहाँ से पता चला कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक से मिलकर के हमारा कोशिका का संपूर्ण भाग बना हुआ है। तो हम ये बनाए कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। इसके बीच में क्या होता है? इस यहाँ हो गया मेरा केंद्रक, तो ये हो गया मेरा, और एक भाग ये है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली, ये कहा जाता है कोशिका भित्ति। जो बाहर है वो क्या हो गया? भित्ति, और जो अंदर वो क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। तो हम किसके बारे में देखते हैं? पहले कोशिका भित्ति देख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक के बारे में। हमारा टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखा जाए तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। अब देखिए कोशिका भित्ति किस में मिलता है? तो साधारणतः देखा जाता है पादप में, क्योंकि पादप को विशेष सुरक्षा चाहिए। पानी आंधी आता तो हम लोग क्या घर में दुबक जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधा कहाँ जाकर छिपेगा? इसलिए भगवान उनको एक अलग सुरक्षा दिए कोशिका भित्ति से। पादप हो गया, कोई कीट हो जाएगा, या फिर कवक हो जाता है, या फिर शैवाल, या फिर कोई जीवाणु, ये सभी में क्या मिलती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या फिर कीट का पूछ लेगा, या फिर शैवाल, या फिर जीवाणु का। तो देखते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है। तो इसके बारे में पहला पॉइंट क्या है कि कोशिका भित्ति क्या करता है कि आंतरिक बाह्य, आंतरिक नहीं, बाह्य आक्रमण से, कुछ का भी आक्रमण हो सकता है, बाह्य आक्रमण से जीवों की रक्षा करना। इसका दूसरा पॉइंट हो सकता है कि जब कोशिका में आंतरिक दबाव बढ़ता है तो ये फटने का डर होता है। तो क्या करता है कि बाहर से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आंतरिक दबाव के कारण, आंतरिक दबाव से कोशिका को फटने से बचाता है, कोशिका को फटने से बचाता है। इसका दो बड़ा मुख्य काम है। पहला, वायु आक्रमण से जो भी हुआ, जैसे हवा पानी का है, या फिर हम लोग क्या करते हैं जब हुआ पेड़ पर मार देते हैं, तो उसका क्या करता है? बचाने का कार्य करता है। फिर आंतरिक जब कोशिका में दबाव उत्पन्न होती है तो क्या हो, फटने का डर रहता है, तो ये कोशिका भित्ति क्या करती है? उसको फटने से बचाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो कवक की कोशिका भित्ति होता है वो होती है काइटिन की, या फिर आपसे कीट भी पूछे तो कीट का काइटिन मार सकते हैं, ठीक है, कीट का। फिर अगला है शैवाल। शैवाल की कोशिका भित्ति पूछे तो क्या होगा? और एक है क्या दिया हुआ? जीवाणु। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका हो जाएगा पेप्टिडोग्लाइकेन।
पेप्टिडोगल्केन, और इसका होता है ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन। अब बच गया कौन सा? पादप। तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज। या फिर आपको मिलेगा ऐसे, जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें पैक्टिन रहता है कि पैक्टिन कैल्शियम पैक्टेट या फिर मैग्नीशियम पैक्टेट का होना रहता है। ये दो महत्वपूर्ण है, सेलुलोज और पैक्टिन। तो पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का और पैक्टिन का। कीट या कवक का पूछेगा तो काइटिन। शैवाल की कोशिका भित्ति ग्लाइकोप्रोटीन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल्केन। इसका काम क्या है कि बाह्य आक्रमण से जीवाणु की रक्षा करना, और ये है आंतरिक दबाव से क्या करता है? कोशिका को फटने से बचाता है। यह हो गया हमारा कोशिका भित्ति का पूरा कार्य। अब आगे बढ़ चलते हैं तो यहाँ पर दिन लिखा हुआ कोशिका झिल्ली, जो 3 भाग में बटा था, उसका अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। हम बता दिए थे कि जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलता। कोशिका भित्ति कैसे मिलता? पादप कोशिका में झिल्ली भी रहती है, साथ में भित्ति भी रहती है। तो अगला देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सबसे पहला पॉइंट ऐसा क्या हो जाएगा? ये इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? देखिए, हम बताए थे कि इसके अंदर क्या मिलता? कोशिका द्रव। ऐसे द्रव में बहुत सारे कोशिकांग तैरते रहते हैं, तो वो आगे कोशिकांग की चर्चा होगी। इसमें क्या है? केंद्रक नहीं बल्कि कोशिका द्रव इसमें क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। इसका दूसरा काम क्या हो जाएगा? पहले तो पूछेगा कि कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है, तो बोलेंगे अर्धपारगम झिल्ली है या अर्धपारगम झिल्ली होती है। अर्धपारगम मतलब क्या हो जाएगा? अर्ध मतलब आधा और पार मतलब पार, मतलब कुछ पदार्थों जो कोशिका के उपयोगी पदार्थों को क्या अंदर जाने देता है। अर्धपारगम मतलब क्या? कुछ पदार्थों को, सिंपल में समझिए, कुछ विशेष पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देता है। इसे कहा गया अर्धपारगम झिल्ली। इसका तीसरा काम क्या है कि कोशिका को क्या दे रहा है? सुरक्षा देने का काम करता है। सर नंबर 3 क्या हो जाएगा? यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। अब जैसे मान ले नहीं देगा सुरक्षा, इसमें क्या रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आ जाएगा, लाइसोसोम बाहर आ जाएंगे, राइबोसोम, लवक, प्लास्टिड, सब क्या सब, इसलिए कहा गया कि कोशिका क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं।
फिर अगर आगे की ओर देखते हैं, इसमें आपसे पूछेगा कि कोशिका जो झिल्ली वो किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें जो आदान प्रदान होता है कुछ पदार्थों का, वो किस क्रिया से होती है, तो कौन सी क्रिया हो जाएगा? तो जो पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है, पदार्थों का आदान प्रदान वो परासरण प्रक्रिया से होती है। परासरण प्रक्रिया से हम लोग पढ़े हैं कि गैसों का विसरण होता है, मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है। वो होता परासरण, ये होता द्रव्यों में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का क्या होता है, गमन होता है। तो ये था मेरा कोशिका झिल्ली का टॉपिक। जो जंतु और पादप दोनों मिलता है, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। कुछ कुछ विशेष पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देता है। किसका मतलब? अर्धपारगम का मतलब यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला टॉपिक लिखा हुआ है, यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड मतलब क्या जाता है, हम सिंपल बोलेंगे तो वसा। और इसमें एक और भी गुण होता है कि जैसे हम कल बताए थे पहला वीडियो में कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होती। तो ये झिल्ली क्या होती है, लचीला होता है, जिस कारण क्या करता है, अमीबा अपना आकार बदल लेता है। जैसे देखिए ये हो जाता है अमीबा, मान लिए हो गया अमीबा। तो इसका बाहरी झिल्ली क्या है, बाहरी अभाग का नाम क्या होगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तो ये लचीला होता है, जिसका क्या करता है कि अमीबा अपना आकार को बदल लेता है और भोजन को, जैसे मान यहाँ पर क्या गया इसका भोजन, तो क्या करता है इस प्रकार से अपना आकार बदलेगा और भोजन को अंदर ग्रहण कर लेता है। तो इसका एक ये भी काम है कि जो एक कोश के जीव है, खासकर अमीबा में, इस आकार बदलने में सहायता करता है, जिस कारण भोजन को क्या करता है अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा, फिर जब अगले क्लास में मिलेंगे तो पढ़ेंगे किसके बारे में, केंद्रक द्रव। उसमें बहुत सारे कोशिकांग की चर्चा किया जाएगा। केंद्रक द्रव, इसमें क्या कहते हैं, कोशिकांग आपस में तैरते रहते हैं। धन्यवाद। फिर जो आपको इसमें डाउट लगे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।